गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 18 सितंबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो ये जो समय चल रहा है, वर्तमान का समय, ये अभी संसद का सत्र चल रहा है, और संसद के सत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है संसद का सत्र। चूँकि संसद के सत्र में जो बिल आता है, नॉर्मली उस बिल से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछता है, मेंस में पूछता है, और इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं उसको रिलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसलिए ये बिल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जो भी बिल अभी तक आया है इस सत्र में, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, राइट। देखो, एक इम्पॉर्टेंट बिल है, इसको लेकर के हमने चर्चा किया था। ये जो है एक अध्यादेश पहले आया था सरकार के द्वारा, और उस अध्यादेश को, अगर कोई अध्यादेश सरकार के द्वारा जारी किया जाता है तो उस अध्यादेश को 6 माह के भीतर उस पर कानून बनाना जरूरी है। नहीं तो 6 माह के बाद जो है उस अध्यादेश को एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, राइट। तो 6 महीने के अंदर उसको कानून बनाना चाहिए, या जो करेंट सत्र आएगा उस सत्र में कानून बनाना जरूरी होता है। तो ये जो अध्यादेश था, इस अध्यादेश की चर्चा हमने किया था आपके साथ। आपको याद होगा, कृषि उपज वाणिज्य व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 ये अध्यादेश आया था। तो इसको लेकर के हमने चर्चा किया था, और हमने कहा था कि इसको लेकर के सरकार ये अध्यादेश जारी किया है। ये अध्यादेश में सरकार ने बेसिकली 3 काम किया था। पहला काम किया था, सरकार ने एपीएमसी एक्ट में सुधार किया था, यानी मंडी एक्ट में सुधार किया था। देखो यहाँ पे दिया हुआ, एपीएमसी एक्ट में सरकार ने सुधार किया था। दूसरा काम सरकार ने किया था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सुधार किया। और तीसरा सरकार ने क्या कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की नई व्यवस्था की है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट किया। तो बेसिकली सरकार ने ये 3 काम किया था। अभी क्या प्रोग्रेस हुआ है, तो अब ये अध्यादेश को लेकर के सरकार ने एक विधेयक लाया है लोकसभा में और राज्यसभा में। देखो, ये विधेयक का नाम यह है, और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, जाकर के आप देख सकते हैं वहाँ पे। विधेयक का नाम है कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इसके जो प्रमुख पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ, टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। बेसिकली वही तीनों पॉइंट हैं। अब इस तीनों पॉइंट को हम बिंदुवार देखते हैं, और साथ ही साथ यह देखते हैं कि सरकार जो ये विधेयक लेकर आई है इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्यों सरकार के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। तो इस विधेयक में जो सबसे पहला काम किया गया है कि एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया गया। क्या होता है एपीएमसी एक्ट? एपीएमसी एक्ट को मंडी एक्ट भी कहा जाता है। एपीएमसी एक्ट का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस कमेटी। मंडी एक्ट भी इसे कहा जाता है। मंडी एक्ट मतलब होता है कि किसान जो अपना उत्पाद तैयार करते हैं, मान लो किसान ने गेहूं तैयार किया, तो एक पर्टिकुलर मंडी होगा, उस मंडी में जाकर के किसान जो है अपना सामान को बेच पाएंगे। इसी को मंडी एक्ट कहा गया है, एपीएमसी एक्ट कहा गया है। एपीएमसी एक्ट आया था 1953 में, 2003 में भी इसमें संशोधन किया गया है। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग ने सिफारिश किया था कि 80 किलोमीटर के दायरे में मंडी होना चाहिए, जबकि देश में कितना है, 487 किलोमीटर के दायरे में मंडी है। यानी एक किसान जो फसल क्रिएट करता है या फसल जो बनाता है, राइट, तो उसको जो है 80 किलोमीटर के दायरे में मंडी होना चाहिए, लेकिन उसको जाना होता है लगभग 487 किलोमीटर तक। अपने सामान को बेचने के लिए, अपनी गेहूं को बेचने के लिए उसे 487 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। निश्चित तौर पे जो है किसान अगर इतने दूर जाएंगे तो उसका जो है फसल बर्बाद होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है मंडी एक्ट में संशोधन की आवश्यकता थी, और इसी के संदर्भ में सरकार ने जो ये संशोधन किया है अध्यादेश ला करके, उसी के संदर्भ में आप देख सकते हो कि सरकार ने किसान ट्रेन चलाया था।
पहली किसान ट्रेन चली थी देवलाली, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली थी। और वहाँ पे क्या था कि बिहार के दानापुर में बिहार का जो सामान है वो भेजा जाता था महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का जो सामान है वो भेजा जाता था बिहार, एक किसान ट्रेन के माध्यम से। पूरी तरह से कोल्ड स्टोरेज थी, चलती फिरती कोल्ड स्टोरेज इस ट्रेन को कहा जा सकता था। तो इसकी शुरुआत क्यों किया गया? क्योंकि मंडी एक्ट में संशोधन किया गया है। बिहार के किसान अपने सामान को अब नासिक में बेच सकते हैं, महाराष्ट्र में बेच सकते हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र के किसान अपने सामान को बिहार बेच सकता है। इसी संदर्भ में आप समझ सकते हो कि ई नाम की शुरुआत किया गया, यानी जो है मुजफ्फरपुर का, बिहार के मुजफ्फरपुर का लीची को विदेशों में भेजा गया। क्यों? क्योंकि मंडी एक्ट में सुधार किया गया है, दायरा बढ़ा दिया गया, अब अपने सामान को किसान कहीं भी बेच सकता है। और इसी संदर्भ में आप देख सकते हो कि 1 लाख करोड़ का जो है सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। तो ये सारा का सारा पॉइंट था मंडी एक्ट में संशोधन का। अब सवाल ये हो रहा है कि इस एक्ट का फिर विरोध क्यों हो रहा है? तो विरोध का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण यह भी है कि जो मंडी होता है, किसी भी राज्य में जो मंडी होता है, उस मंडी में जो भी सामान बेचा जाता है, राइट, उसका जो टैक्स कलेक्शन होता है, उस टैक्स कलेक्शन पे राज्य का अधिकार होता है, राज्य सरकार का अधिकार होता है, केंद्र सरकार का अधिकार नहीं होता वहाँ पे। मंडी एक्ट में जो सामान बेचा जाता है उसमें जो टैक्स कलेक्शन होता है, और काफ़ी मात्रा में टैक्स कलेक्शन होता है, इस पे अधिकार होता है किसका? राज्य सरकार का। और कोई भी राज्य सरकार नहीं चाहेगी कि उसके आय का स्रोत बंद हो। तो एक रीजन यह भी है इस एक्ट के विरोध होने का। अब देखो दूसरा काम क्या किया गया इस विधेयक के तहत। दूसरा काम यह किया गया है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में संशोधन किया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। इसमें क्या था प्रोविजन कि जो कृषि उत्पाद होगा उसको एक सीमा तक कोई व्यक्ति स्टोर कर सकता है। जैसे मान लो आलू है या प्याज है, इसको एक लिमिट सीमा तक जो है कोई व्यक्ति, कोई खरीदार, कोई व्यापारी स्टोर करके रख सकता है, उस सीमा से अधिक नहीं। लेकिन अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में संशोधन किया गया है कि अगर एक व्यापारी चाहें तो वो किसानों से अधिक मात्रा में जो भी सामान है वो खरीद करके उसको स्टोर कर सकता। तो अब इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है कि इससे कहा जा रहा है कि जो व्यापारी वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, उसको फायदा होगा। वो क्या होगा कि अधिक से अधिक मात्रा में आलू स्टोर कर सकते हैं, प्याज स्टोर कर सकते हैं, और मार्केट को जो है इन्फ्लुएंस करने का काम करेंगे। मार्केट में मान लो पूरा आलू समाप्त हो गया, आलू की कीमत बढ़ के चली गई 100 रुपये किलो, और उसके बाद जो है वो अपना आलू मार्केट में भेजने का काम करेंगे। तो मार्केट को प्रभावित करने का वो काम कर सकते हैं, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। अधिक से अधिक मात्रा में आप स्टोर नहीं करके रख सकते हैं, राइट। और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध के खेती प्रारूप 2018 में आया था और इसमें संशोधन किया गया। अनुबंध फार्मिंग क्या होता है कि ये कंपनी है मान लो, और ये किसान है। कंपनी ने किसानों को कहा कि हम आपको बीज देंगे, हम आपको टेक्निक देंगे, आप अपना उत्पाद तैयार कीजिए, और उत्पाद तैयार करने के बाद जो है आप जो भी उत्पाद तैयार कीजिएगा उसको हम खरीद लेंगे। अच्छी बात है, लेकिन इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो किसान है, किसान को जो है कंपनी के अनुसार ही कृषि करना होगा, राइट। किसान को कंपनी के अनुसार ही कृषि करना होगा। इस तरह से किसान की डिपेंडेंसी कंपनी पे बढ़ जाएगी। एक तो ये नुकसान है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट नुकसान यह भी है कि पेप्सिको कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, जो चिप्स बनाती है नॉर्मली। उस कंपनी ने किसानों पे 1 करोड़ रुपए के हर्जाना का केस दर्ज किया था। हुआ क्या था कि पेप्सिको कंपनी ने आलू के एक किस्म किसानों को दी। किसान ने आलू जो है उपजा कर दे दिया पेप्सिको कंपनी को, और वो जो आलू का किस्म था उसी का कुछ पार्ट किसानों ने दूसरी जगह खेती कर लिया। तो ये कंपनी ने जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक तरह से कह सकते हो आप कि हमारे सामानों को आप उपयोग नहीं कर सकते, हमारे बीज का आप अन्य जगह उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर के इन्होंने किसानों पे केस किया था। पेप्सिको कंपनी काफ़ी
मुद्दा जो हाईलाइटेड मुद्दा हुआ था 2018 या 17 की बात है आई गेस। तो इसको लेकर के यानी एक तरह से अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है तो उसमें किसान डोमिनेंट नहीं होंगे, उसमें कंपनी डोमिनेंट होगी, और ऐसा हम देख चुके हैं पास्ट में। तो इसको लेकर के भी देश में या विपक्षी पार्टी कह सकते हो इसका विरोध कर रही है। तो बेसिकली ये 3 अध्यादेश के या मैं कहूँ अभी विधेयक के 3 पार्ट हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एपीएमसी एक्ट। तीनों को लेकर के विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है। आपको तीनों के बारे में पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों की जानकारी होनी चाहिए। भारत को एलएसी पर गश्त से कोई ताकत नहीं रोक सकती, राजनाथ सिंह जी का बयान है। इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और खास करके भारत चीन संबंधों को लेकर के आपको जानकारी होना चाहिए। हमने कई बार डिस्कस किया है, ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, वर्तमान संदर्भ क्या है, क्या डिस्प्यूट है, क्या किया जाना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से चीन को लेकर के एक अलग से वीडियो लाऊं, चूँकि मैंने कई बार डिस्कस किया, लेकिन आपको खोजना होगा कि पर्टिकुलरली किस टॉपिक में या किस डे के न्यूज़ में हमने इसको डिस्कस किया है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से टॉपिक लाऊं चीन और इंडिया के संबंधों को लेकर के। देखो एडीआर, ये न्यूज़ एक बार देखना आप। इससे पहले एक बैकग्राउंड की जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आपराधिक छवि के व्यक्ति संसद में चुन के आए। इतिहास में सबसे अधिक आपराधिक छवि के व्यक्ति चुन के आए संसद में 2019 में। राजनीतिक अपराधीकरण को लेकर के आपको जानकारी होना चाहिए, कौन कौन सी कमेटी बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और फिलहाल इस न्यूज़ में अगर आप पढ़ोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेशित किया है कि आपके यहाँ जो भी राजनीतिक अपराधीकरण का मुकदमा चल रहा है, किसी विधायक पे कोई मुकदमा है, किसी एमएलए पे कोई मुकदमा है, किसी सांसद पे कोई मुकदमा है, तो उसका डेली बेसिस पे आप निदान कीजिए, डेली बेसिस पे उसका सॉल्व कीजिए। तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अच्छा आदेश दिया गया है, पढ़ सकते हैं इसको। दुनिया के स्मार्ट शहरों में दिल्ली 86 पोजीशन पे। देखो यहाँ पे आईएमडी का रिपोर्ट है, पहला पोजीशन पे कौन है, सिंगापुर है। ये जानकारी होना चाहिए, वनडे एग्जाम में पूछ सकता है। भारत में पहला पोजीशन किसको है, तो हैदराबाद को है। हैदराबाद पिछले वर्ष 2019 में 67 पोजीशन पे था, 2020 में 85 पोजीशन पे है। दिल्ली 86 पोजीशन पे है। हमारी रैंकिंग स्मार्ट सिटी में बहुत ही खराब है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कौन जारी करता है, तो आईएमडी जारी करता है। पहला स्थान किसका है, तो सिंगापुर का है। भारत में पहला स्थान किसका है, तो हैदराबाद का है जो 85 नंबर पे है, और सेकंड पोजीशन पे दिल्ली है जो 86 नंबर पे है। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन नेटवर्क योजना पे काम शुरू। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन को लेकर के इसी तरह का जो है एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जा रहा है देश में। दिल्ली में ऑलरेडी ई वाहन नीति 2020 आ चुकी है, पूरे भारत में भी यह नीति आने वाली है। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका बहुत सारा रीजन है, बैकग्राउंड में बहुत सारा रीजन है। एक पेरिस समझौता भी एक रीजन है, दूसरा ये भी रीजन है कि हम जो है कार जो होता है, कार में पेट्रोल की आवश्यकता होती है और पेट्रोल हम आयात करते हैं, लेकिन जो बिजली है वो हम सफिशिएंट मात्रा में बनाते हैं। बिजली में हम आत्मनिर्भर हैं, और ना ही सिर्फ आत्मनिर्भर हैं बल्कि बिजली को हम बेचने का भी काम करते हैं। कई देशों को बिजली बेचने का काम भारत सरकार करती है, जबकि हम पेट्रोल वगैरह मंगाते हैं। तो इसलिए अगर ये गाड़ी अगर बिजली से चलेगी तो अच्छा होगा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। भारत की विदेशी मुद्रा जो है कम खपत होगा। और दूसरा रीजन है पेरिस क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसी तरह का एक प्रारूप होगा। देखो अभी ये डिस्कस किया जा रहा है कि देश में जितना भी पेट्रोल पंप है उस पेट्रोल पंप में इसी तरह का एक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाए,
और यहाँ पे जो है चार्ज किया जाएगा, गाड़ी को इसी तरह से चार्ज किया जाएगा। जितने भी पेट्रोल पंप है वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बना करके चार्ज करने की व्यवस्था दी जाए, इसको लेकर के सरकार काम कर रही है। एक बार इसको भी देख सकते हैं। और ये देखो, रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से 74% एफडीआई की मंजूरी। ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट, दो रूट होता है। गवर्नमेंट रूट में अगर मान लो चीन की कोई कंपनी है, वो भारत में अगर निवेश करेगी, चीन की कंपनी भारत में कोई निवेश करेगी, तो ऐसे कंडीशन में अगर गवर्नमेंट रूट से निवेश करेगी तो वहाँ पे जो है सरकार से पहले उसे परमिशन लेना होगा, सरकार से परमिशन लेना होगा कि हम यहाँ पे इतना करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं, और सरकार अगर परमिशन देती है तभी जाकर के वो निवेश कर सकता है। लेकिन ऑटोमेटिक रूट में जो है आपको सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 74% जो है एफडीआई, 74% रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की मंजूरी दी गई है ऑटोमेटिक रूट से, यानी 74% तक निवेश ऑटोमेटिक रूट से कोई भी कंपनी कर सकती है भारत में रक्षा सेक्टर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। रिपोर्ट में दावा, आज आकांक्षी जिला कार्यक्रम से 112 जिले का हुआ कायाकल्प। क्या है आकांक्षी जिला कार्यक्रम? देखो, हमारे देश में 739 जिला हैं टोटल। 739 जिला में जब मूल्यांकन किया गया नीति आयोग के द्वारा कि सबसे पिछड़ा जिला कौन है, तो 112 जिला ऐसा पता चला जो कि सबसे पिछड़ा जिला है। तो इन सबसे पिछड़ा जिला को बेहतर करने के लिए, इनका कायाकल्प करने के लिए, यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ जैसी बेसिक सुविधा को बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम था आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिसका मकसद था इन 112 जिला का विकास करना। नीति आयोग की वेबसाइट खोलना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम सर्च करना, आपको मिल जाएगा। आप जाकर के देख लेना 112 जिला कौन कौन सा है, और ख़ास करके आपके क्षेत्र का, आपके राज्य का कौन सा जिला उसमें शामिल है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी के कौन से जिला उसमें शामिल है, महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र का कौन सा जिला आकांक्षी कार्यक्रम में शामिल है, बिहार से हैं तो बिहार का कौन सा जिला शामिल है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी पढ़ सकते हैं एक बार। देखो, घुटना प्रत्यारोपण के शुल्क की सीमा अगले साल सितंबर तक बढ़ाई गई। इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये संस्था, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, NPPA। ये संस्था इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कोरोना के समय में दवाओं को लेकर के मंजूरी देने का काम यही संस्था कर रही है। हमने भी कई बार डिस्कस किया है, इसके बारे में नेट पे सर्च कर लेना, आपको जानकारी होना चाहिए। एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। संसद में दिया हुआ बयान है, चाइल्ड हेल्पलाइन पे 2.39 करोड़ शिकायतें आई है इस वर्ष। तो संसद में दिया हुआ बयान है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और ख़ास करके मैं बताना भूल गया आपको, ये पेज जो है अभी, ये जो राजनीति का पेज है, यहाँ पे बेसिकली संसद से रिलेटेड न्यूज आती है। संसद में किस किस विधेयक को दिया गया है, उस पर क्या क्या चर्चाएँ हुई है, तो ये पेज वर्तमान समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संसद से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हो, संसद में जो भी विधेयक पारित किया गया हो, या जो भी चर्चा हुई हो संसद में, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये आपके लिए पेज काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा अभी। देखो, डिजिटल मीडिया को लेकर पहले किया जाए नियमन का फैसला। मैटर सुन लो कि मैटर क्या है। सुदर्शन टीवी का एक कार्यक्रम था बिंदास बोल, और बिंदास बोल पे इन्होंने चर्चा किया था। एक टीजर उसका जारी हुआ था जिसमें यूपीएससी जिहाद की बात कही गई थी, और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस जो टीजर जारी हुआ था, यानी जो उसका एपिसोड आने वाला था, उसको आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। और सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहा कि इस तरह का जो कार्यक्रम किसी टीवी पे आता है उसके नियमन की आवश्यकता है।
बदले में सरकार ने कहा कि ठीक है, इसके नियमन की आवश्यकता है, लेकिन पहले डिजिटल मीडिया पे जो है नियमन किया जाना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे नियमन करते हैं, आप किसी मीडिया पे नियमन करते हैं, तो उससे पहले आप सोशल मीडिया पे नियमन करें, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाता है। तो देखते हैं क्या डिसीजन होगा, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस पे लेकर के जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। कृषि विधेयक को लेकर के फर्स्ट पेज पे हमने डिस्कस किया, उसी का एक्सटेंडेड न्यूज़ है। यहाँ पे खास करके ये पोर्शन ज़रूर देख लेना, आप ये पोर्शन जो है ज़रूर आप देख लेना। ऑक्सीजन पे सरकार के दावे की पोल खोल रहा निजी अस्पताल। सरकार का दावा था कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन मतलब जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, जो हार्ट पेशेंट वगैरह को चढ़ाया जाता है, उस सिलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ। सरकार ने कहा देश में सफिशिएंट ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन है। निजी अस्पताल इसकी पोल खोल रहा है कि देश में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है। बेसिकली आपको जानकारी होना चाहिए इसके बारे में। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग का जब भी मैटर आएगा, मनी लॉन्ड्रिंग का जब भी मैटर आएगा, ये संस्था इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कई बार हमने डिस्कस किया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। ये किस एक्ट पे जो है ये एक्शन लेता है, इसके बारे में बेसिकली आपको जानकारी होना चाहिए। ईडी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए किस एक्ट पे एक्शन लेता है। और मनी लॉन्ड्रिंग का जब भी मैटर आएगा, ईडी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। ब्रिक्स देश करेंगे एक दूसरे की संप्रभुता का आदर। ब्रिक्स जो है 2020 में जो ब्रिक्स का आयोजन हो रहा है, 2020 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है? रशिया कर रहा है। 2020 में एससीओ की अध्यक्षता कौन कर रहा है? रशिया कर रहा है। दोनों की ही अध्यक्षता रशिया कर रहा है। तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ब्रिक्स जो है, इसका विचार जो आया था, जो वैज्ञानिक उसका विचार आया, जो विचारक को इसका विचार आया, उसका नाम था जेम्स ओ नील। सबसे पहले इन्होंने ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया। क्यों दिया कॉन्सेप्ट, वो देख लो आप। बी मतलब होता है ब्राज़ील। ब्राज़ील के पास प्राकृतिक गैस का भंडार है। आर मतलब होता है रशिया। रशिया के पास भी प्राकृतिक गैस का भंडार है। आई फॉर इंडिया। इंडिया सेवा सेक्टर में काफ़ी आगे है। सी फॉर चाइना। चाइना विनिर्माण सेक्टर में काफ़ी आगे है। तो विश्व के बेसिकली ये चार देश अगर आपस में मिल जाए तो 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ये जेम्स ओ नील का विचार था। ब्राज़ील रशिया दोनों में प्राकृतिक गैस का प्रचुर भंडार है। इंडिया सेवा सेक्टर में काफ़ी आगे है। चाइना विनिर्माण सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हब है। तो ये अगर मिल जाए तो विश्व का कल्याण कर सकते हैं, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। तो इसी विचार के बाद जो है 2009 में पहला समिट हुआ था रूस में, और 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका जुड़ा, तब ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। पहले ये ब्रिक था, BRIC से ब्रिक था, और 2010 में ये क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया, जब दक्षिण अफ्रीका इससे जुड़ा। दुनिया की कुल आबादी का 42% यहाँ निवास करता है। जीडीपी का, दुनिया की टोटल जीडीपी का 23%, टोटल ट्रेड का 17% और टोटल जमीन का 26.6% ब्रिक्स देशों के पास है। ये जो 5 देश हैं उनके पास है। ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनल डेवलपमेंट, मार्केट एक्सेस अपॉर्चुनिटी, विकासशील देशों में विकास को बढ़ावा देना, क्लाइमेट चेंज को रोकना, NBA और CRA को बढ़ावा देना, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, राइट। तो ये सारा का सारा इसका ऑब्जेक्टिव है। डिटेल से फिर कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, या हो सकता है मैं एक अलग से लेक्चर ले लूँगा ब्रिक्स देशों पे।
देखो, नेपाल सरकार विरोधी भारत नागरिक भारत के साथ नेपाल सरकार, नेपाल और भारत को लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट चल रहे हैं। आपको बेसिकली जानकारी होना चाहिए लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाथुरा के बारे में। ये तीनों ही जगह भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आता है, लेकिन नेपाल ने इसे अपने मैप में जारी किया है और डिस्प्यूट यहाँ से क्रिएट हुआ। तो बेसिकली आपको डिस्प्यूट के बारे में, नेपाल भारत के ऐतिहासिक संबंध के बारे में, नेपाल भारत के वर्तमान संबंध के बारे में, नेपाल भारत के पॉजिटिव रिलेशन के बारे में, नेगेटिव रिलेशन के बारे में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। लिपू लेक दर्रा जिसको लेकर के चर्चा है, नेपाल इसे अपने क्षेत्र में बताता है, जबकि ये भारत का क्षेत्र है, भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। तो इसको लेकर के आपको जानकारी होना चाहिए। ये से जो सटे सीमा है, चीन अब वहाँ पे अपने सैनिक एक तरह से कलेक्ट कर रहा है, राइट। मैप पे लेकिन जाकर देख लेना, लिपू लेक के जो है मैप पे जाकर के देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रह रहा है। सिया सुनी फसाद से जूझता पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए। पाकिस्तान में अभी क्या हुआ कि कराची में एक भीड़ कलेक्ट हो गया, और ये आरजू काजमी है, पाकिस्तान की एक राइटर कर सकते हो, पाकिस्तान की एक रिपोर्टर कर सकते हो, पाकिस्तान की यह है। तो इन्होंने लिखा है, पाकिस्तान में कराची में काफ़ी लोगों की भीड़ कलेक्ट हो गई, 5,000 10,000 से अधिक लोग कलेक्ट हो गए सड़क पे, और उन्होंने नारा लगाना शुरू किया, काफिर काफिर सिया काफिर। आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान में जो है सुन्नी देश की प्रधानता है, सुन्नी अधिक है पाकिस्तान में। उसके बाद सऊदी अरब में सुन्नी अधिक है, सिया जो है ईरान में है। तो सऊदी की तरफ झुकाव होने का रीज़न पाकिस्तान का इसलिए भी है कि सऊदी जो है सुन्नी प्रधान कंट्री है, ईरान जो है सिया प्रधान कंट्री है। तो जिस तरह से काफिर काफिर सिया काफिर का नारा लगाया गया कराची के सड़कों पे, उससे सिया जो है सहमा हुआ है पाकिस्तान का, और ख़ास करके ईरान के साथ पाकिस्तान का रिलेशन इससे और ख़राब होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि भारत में ईरान के बाद सबसे अधिक सिया निवास करता है। तो भारत ईरान संबंधों के सकारात्मक पॉइंट में अगर आप जाओगे तो उसका एक रीज़न यह भी है कि ईरान के बाद सबसे अधिक सिया निवास कहाँ करता है, तो इंडिया में करता है। हालांकि भारत में इस तरह का कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, लेकिन जब आप पाकिस्तान जाओगे तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। सिया को एक नीच दृष्टि से देखा जाता है, अहमदिया मुसलमान को एक नीच दृष्टि से देखा जाता है, पश्तूनों को एक नीच दृष्टि से देखा जाता है, मुहाजिर जो भारत से गए हुए थे मुसलमान पाकिस्तान में, मुहाजिर उसे कहा जाता है, मुहाजिर को एक नीच दृष्टि से देखा जाता है। मैं अधिक डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन एक बार इसको बारे में पढ़ना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए कि आखिर क्या डिस्प्यूट चल रहा है सिया सुन्नी को लेकर के पाकिस्तान में। चीन के लिए बड़ा खतरा है सैन्य टकराव, कुछ पॉइंट दिया हुआ है। अगर सैन्य टकराव हुआ भारत और चीन के बीच में तो चीन के लिए वो खतरा की घंटी हो सकता है, उसको लेकर के कुछ पॉइंट दिया हुआ। ये पॉइंट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और पढ़ लेना, इसको खुद से पढ़ लेना आप। निर्यात को जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से मिलेगा दम, राइट। देखो, एक आंकड़ा है वाणिज्य विभाग का, ये आंकड़ा है कि 2019-20 में भारत ने 314.31 अरब डॉलर का वस्तुओं का निर्यात किया, ठीक है। ये बेसिकली डाटा है, आपको जानकारी होना चाहिए। अब मैं जाता हूं इस मुद्दे पे, एक सेकेंड। अब मैं इस मुद्दे पे आता हूं, ये जो टॉपिक है उसका क्या मुद्दा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का व्यापार 2018 में लगभग 30 अरब डॉलर का हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया और चीन का व्यापार कितना हुआ है, तो 200 अरब डॉलर का, लगभग 7 गुना अधिक। जितना ऑस्ट्रेलिया भारत से व्यापार करता है उसका 7 गुना अधिक व्यापार करता है, किससे, तो वो चीन से करता है। इसी तरह से अमेरिका और भारत का व्यापार हुआ लगभग 88 अरब डॉलर, जबकि अमेरिका और चीन का व्यापार हुआ है 660 अरब डॉलर, लगभग 7 गुना अधिक, राइट।
इसी तरह से जापान और भारत का कारोबार हुआ है 18 अरब डॉलर, और जापान और चीन का कारोबार हुआ है लगभग 300 अरब डॉलर, लगभग 17-18 गुना अधिक। तो ये जो देश है, यानी जापान जो है भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, बावजूद इसके लगभग 15 से 20 गुना अधिक व्यापार इसका होता है चीन के साथ। अमेरिका भारत का एक अच्छा सहयोगी है, लेकिन अमेरिका का व्यापार भी चीन के साथ कई गुना अधिक होता है। ऑस्ट्रेलिया भारत का काफ़ी सहयोगी है, लेकिन इसका व्यापार भी चीन के साथ कई गुना अधिक होता है। सवाल ये होता है कि ये जो देश हैं जो अभी खुल के चीन की आलोचना कर रहे हैं, चीन से इतना व्यापार क्यों कर रहे हैं, तो इसको लेकर के मीटिंग हो रही है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत की मीटिंग हो रही है, और अब जो है अमेरिका भी उस मीटिंग में शामिल होगा। और निश्चित तौर पे एक रणनीति बन रही है कि वो जो व्यापार है जो अमेरिका अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का चीन के साथ होता है, उसको शिफ्ट किया जाए किसी अन्य देश में, और उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है भारत। यानी ये जो व्यापार हो रहा है चीन के साथ, उसका अगर 10% भी भारत में आ गया तो निश्चित तौर पे भारत की इकोनॉमी के लिए काफ़ी अधिक होगा। आप समझ सकते हो ये डाटा। भारत ने टोटल निर्यात किया है 314 अरब डॉलर का, और सिर्फ जापान ने चीन के साथ जो व्यापार किया वो 300 अरब डॉलर का किया। अमेरिका की बात करें तो 650 अरब डॉलर का व्यापार किया। तो भारत का जितना टोटल व्यापार है उतना सिर्फ एक देश चीन के साथ व्यापार करता है, वो है जापान। तो निश्चित तौर पे ये मीटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टोटल जो कंपनी है चीन से अगर छोड़ के आती है, जापान की कंपनी, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी और अमेरिका की कंपनी, तो भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। बावजूद इसके मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ कि जितना भारत को फ़ायदा होना चाहिए जो कंपनी निकल रही है चीन से, उससे अधिक फ़ायदा वियतनाम जैसे देशों को हो रही है, राइट। तो निश्चित तौर पे भारत के लिए यह एक अच्छा पर्सपेक्टिव नहीं है कि वियतनाम जैसे देशों को फ़ायदा हो, भारत जैसे देशों को फ़ायदा ना हो। तो हम चाहेंगे कि जो चीन से कंपनी बाहर निकले वो इंडिया में अधिक से अधिक निवेश करें। जापान की कंपनी, अमेरिका की कंपनी और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी जो चीन छोड़ के आए हैं वो अधिक से अधिक भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करें। लेह तक पहुंचेगी रेल, सर्वेक्षण शुरू, पढ़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। ओके, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आपको कहा था कि 4 अक्टूबर को यूपीएससी का एग्ज़ाम है, और 11 अक्टूबर को जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम है। इसके लिए मैं अलग से सेशन लाऊंगा, और जो ये रेगुलर एनालिसिस है लगभग मान लो आप, मैं 11 अक्टूबर के बाद ही कंप्लीट तौर पे कर पाऊँगा, लेकिन करता रहूँगा। बीच बीच में जब मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगेगा कि आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चर्चा करना चाहिए, तो मैं निश्चित तौर पे चर्चा करूँगा। और अभी जो चर्चा करने का रीज़न एक ये भी था कि अभी संसद का सत्र चल रहा है, आप लोगों को कन्वे करना है कि संसद का सत्र आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उस पर आपकी बारीकी से नज़र होनी चाहिए। तो इसलिए भी मैंने ये सेशन लाया। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।